हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात होने वाली है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी की, यानी कि एंट्रोपी की अवधारणा के बारे में। भाई एंट्रोपी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में हम एंट्रोपी को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एंट्रोपी की परिभाषा क्या है, और उसके अलावा कोई आदर्श गैस होती है तो आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी को आप ताप, दाब और आयतन के पदों में किस तरह से व्यक्त कर सकते हो। ये सारी चीजों की बात आज इस वीडियो में होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्टार्टिंग करते हैं हम एंट्रोपी की परिभाषा से। देखो एंट्रोपी जो होती है ना, सबसे पहली चीज तो इसके बारे में ये याद रखो कि इसकी खोज की थी क्लाउसियस ने। किसने ढूंढा था इसको? क्लाउसियस ने ढूंढा था। और ये किसी भी निकाय की अव्यवस्था को बताती है। कोई भी हमारा सिस्टम है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम, यानी कि कोई भी हमारा उष्मागतिकीय निकाय है, तो वो उष्मागतिकीय निकाय कितना अव्यवस्थित है, इस चीज का पता हम लोग किससे लगाते हैं? उसकी एंट्रोपी से लगाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी निकाय द्वारा एक समान ताप पर अवशोषित की गई ऊष्मा व उस परम ताप T के अनुपात को ही उस निकाय की एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन क्यों लिखा है? क्योंकि आप हमेशा एंट्रोपी में परिवर्तन याद कर सकते हो। आप यूं बोल दो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई मेरा निकाय उपस्थित है, उस समय उसकी एंट्रोपी कितनी है, आप कभी भी ऐसा नहीं निकाल सकते। आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कोई निकाय कितनी ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, तो उसके द्वारा उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज आ रहा है, आप उस चेंज को निकाल सकते हो। आप एग्जैक्ट एंट्रोपी कभी भी नहीं निकाल सकते। एंट्रोपी में हमेशा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? चेंज। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? डेल्टा का साइन लगाया है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे बात करें, देखो मान लो किसी चीज का टेम्परेचर है कितना? 200 केल्विन। 200 केल्विन मैंने टेम्परेचर लिया है। अब 200 केल्विन टेम्परेचर पे मान लो कोई जो निकाय है हमारा उष्मागतिकीय निकाय, वो क्या करता है? मान लेते हैं 2000 जूल एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इतने टेम्परेचर पे उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो 2000 जूल एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन कितना आएगा? जो उसने ऊर्जा अवशोषित की है और जिस टेम्परेचर पे, जिस परम ताप पे उसने उस ऊर्जा को अवशोषित किया है, उन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या हो जाता है? एंट्रोपी परिवर्तन। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर आएगा ना वो परम ताप रहेगा, यानी कि आपको टेम्परेचर लेना है किसमें? केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको यूज करना है, ठीक है? केल्विन में आपको यहाँ पे टेम्परेचर यूज करना है। और डेल्टा एस मैंने बता दिया भाई, एंट्रोपी यानी कि एस आप कभी भी नहीं निकाल सकते। आप ऐसा लिख दो कि एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको ऑलवेज क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी कि ये चीज यहाँ पे करेक्ट है। इसकी खोज क्लाउसियस ने की थी। सीधी सी बात है, यह निकाय की अव्यवस्था को दर्शाती है। ये बताती है हमें कि भाई कोई भी निकाय हमारा कितना अव्यवस्थित है। हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की जो अव्यवस्था है ना, उसके मान में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका मात्रक क्या होगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे जो Q है वो क्या है? ऊष्मा है। और ऊष्मा जो होती है किस में होती है? जूल में होती है, ठीक है? डिवाइडेड बाय ताप। ताप किस में होता है? केल्विन में। तो जूल पर केल्विन क्या होगी? इसकी यूनिट होगी। आप ऊष्मा को जूल की जगह कैलोरी में भी व्यक्त कर सकते हो, तो कैलोरी प्रति केल्विन भी इसकी यूनिट पॉसिबल है। यह एक विस्तीर्ण गुण है, अर्थात पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है। भाई आपने कितना पदार्थ लिया है, पदार्थ की मात्रा के ऊपर भी ये आपका जो फलन है, कौन सा? एंट्रोपी, ये डिपेंड करेगा। 1 किलो लिया है, 2 किलो लिया है, आपने पदार्थ की मात्रा कितनी ली है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये पदार्थ की मात्रा एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा यह एक अवस्था फलन है, यानी कि आप मान लो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इससे जा रहे हो आप बी पॉइंट तक, तो आप चाहे इस रास्ते से जाओ, आप चाहे इस रास्ते से जाओ, या आप चाहे सीधे जाओ, आप कोई भी रास्ता फॉलो करो ए से बी तक जाने में, एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा पहली और अंतिम, प्राथमिक और अंतिम जो अवस्था रहेगी ना, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। आपने किस पथ से आप गए हो उस चीज के ऊपर इसका मान डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के ऊपर। तो एंट्रोपी में हम लोग अगर इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो हमें इतना सीखना है। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि भाई एंट्रोपी को हम ताप और दाब के पदों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं।
दाब और आयतन के पदों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं और ताप और आयतन के पदों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन। देखो कोई भी गैस वैसे तो आदर्श गैस नहीं होती है, लेकिन अगर हम अज्यूम करके चले कि हमारे पास कोई एक आइडियल गैस है, ठीक है, कोई आदर्श गैस है, उस आदर्श गैस के लिए जब अवस्था परिवर्तन होगा, यानी कि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगी, जैसे उसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, उसका प्रेशर P1 से P2 हो गया, उसका आयतन जो है वो V1 से V2 हो गया। तो जब उसकी अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाएगी, मतलब उसमें अवस्था परिवर्तन होगा, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। एक बार फिर बता देता हूं, जब कोई आदर्श गैस एक अवस्था से, यानी कि एक टेम्परेचर, एक प्रेशर या एक वॉल्यूम से दूसरे टेम्परेचर, दूसरे प्रेशर, दूसरे वॉल्यूम में पहुंचती है, यानी कि अवस्था परिवर्तन होता है, तो वहां पे जो एंट्रोपी में चेंज आता है ना, उस एंट्रोपी चेंज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी चेंज को जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके टर्म्स में करेंगे। पहला हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ताप तथा आयतन के पदों में। ताप T व आयतन V, आयतन V के पदों में, पदों में पहले हम लोग टेम्परेचर T और वॉल्यूम V के पदों में यहाँ पे एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आदर्श गैस है, ठीक है। तो गैस के लिए अगर हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएं, देखो ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ हमसे कि अगर कोई निकाय Q ऊष्मा अवशोषित करता है, कितनी Q ऊष्मा, तो Q ऊष्मा दो काम करेगी, एक तो कुछ ना कुछ वर्क करके देगी और एक उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या कर देगी, परिवर्तन कर देगी। अगर मैं इसका अवकल रूप लिखूं, अवकल रूप लिखूं तो ये अवकल रूप में क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन फॉर्म में क्या हो जाएगी, ये dq इज इक्वल्स टू dw प्लस du। अब हम लोग ये भी जानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर अपन मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम लोगों को ये पता है कि कोई भी जो गैसीय निकाय है ना, वो गैसीय निकाय के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, और कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे कार्य कर रहा है हमारा गैसियस सिस्टम, गैसीय निकाय, गैसियस सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो गैसीय सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य dw जो है ना, वो कितना होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसके वॉल्यूम में आने वाला चेंज, ठीक है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम में आने वाला चेंज। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो pdv आया है ना, इसको इस dw की जगह रख देता हूँ, तो dq क्या बन जाएगा यहाँ से, pdv प्लस du, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोसेस करवाता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है भाई, हम आदर्श गैस के लिए कोई प्रक्रम करवा रहे हैं और उस प्रक्रम के दौरान वॉल्यूम क्या आ रहा है, कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पहले भी 2 लीटर है मान लो और एंड में भी 2 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज कितना, 0। तो dv की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 0 आ जाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट जब वॉल्यूम रहता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी ये अब्सॉर्ब करेगा ना सिस्टम, वो सिर्फ क्या करेगी, इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी। कांस्टेंट वॉल्यूम जब लेंगे हम लोग, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, तो जितनी एनर्जी ये अब्सॉर्ब करेगा ना, जितनी भी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ये सिर्फ क्या करेगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड रहेगी है ना, एनर्जी यहाँ पे जो अवशोषित होगी, एनर्जी अवशोषित या अब्सॉर्ब्ड होगी, सिर्फ क्या कर सकती है, सिर्फ आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, परिवर्तन करेगी, ठीक है। कांस्टेंट जो वॉल्यूम है उस पे जो एनर्जी अवशोषित हो रही है, वो सिर्फ क्या कर पा रही है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो देखो एक एनर्जी होती है Cv, इसे बोला जाता है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना,
ये सिर्फ क्या करेगी, इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को लिख दे देंगे हम लोग du और डिवाइड कर देंगे किससे, dt से, du by dt। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें, n मोलों के लिए इसको चेक करते हैं। देखो ये तो आ रहा है किसके लिए, 1 मोल के लिए, ये तो ओनली 1 मोल गैस के लिए आ रहा है। अगर मैं इसको n मोल गैस के लिए लिखूं तो NCV, इस dt को लाते हैं इधर, NCV dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du। तो ये जो du की वैल्यू आ रही है ना, ये क्या आएगी, NCV dt के बराबर। तो यहां से dq जो है ये क्या हो जाएगा, PdV प्लस NCV dt। अच्छा ये चीज वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है, भाई मैं एक सिलेंडर के अंदर गैस भर लेता हूं और उसके ऊपर पिस्टन लगा देता हूं, और पिस्टन पे मैं बाहर से प्रेशर लगा रहा हूं, ताकि जब मैं नीचे से गैस को गर्म करूं ना, सिलेंडर में जब गैस को हम लोग गर्म करेंगे, पिस्टन पे बाहर से प्रेशर लगा रहा हूं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं होने दे रहा, उसका वॉल्यूम में बढ़ने नहीं दे रहा। जब तक पिस्टन ऊपर नहीं चलेगा, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, तब तक वर्क नहीं होगा, ठीक है। और मैं डिस्प्लेसमेंट में नहीं आने दे रहा हूँ, बाहर से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ उसके ऊपर, तो क्या होगा, अंदर जो गैस होगी वो गैस गर्म होगी, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो भी एनर्जी मैं बाहर से दूंगा ना, जो भी एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब होगी, बाहर से दी जाएगी, वो सिर्फ क्या करेगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी। और जब वो सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, तो इसे हम लोग परिभाषित करते हैं विशिष्ट ऊष्मा से। और वो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होती है, du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Cv is equals to du by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो 1 मोल के लिए आया। अगर मैं इसको n मोल के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, NCV dt is equals to du। ठीक है, n को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 मोल की है, n मोल के लिए n इंटू सी हो जाएगा, और dt को मैं इधर लेके आ गया तो मेरे पास du का फॉर्मूला आ गया क्या, NCV dt। अब देखो ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड से हम लोग यहाँ सेकंड में वैल्यू रखेंगे। अब इक्वेशन नंबर जो थर्ड हमारी बनी थी ना, उससे हम लोग सेकंड में वैल्यू रखते हैं। तो देखो यहाँ से dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से NCV dt प्लस PdV। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब आदर्श गैस समीकरण हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू होता है nRT। ये चीजें आपको आगे मेंशन करनी है कि आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से हम लोग क्या जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। तो यहाँ से P की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT अपॉन V। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं P की जगह। तो यहाँ से dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dq की वैल्यू हो जाएगी NCV dt प्लस P की जगह क्या लिख देता हूँ, nRT अपॉन V मल्टीप्लाइड बाय dV। ठीक है, ये तो आया है किसके लिए, ऊष्मा के लिए। अब एंट्रोपी की परिभाषा, एंट्रोपी की परिभाषा क्या कहती है, इधर लिख रहा हूं, एंट्रोपी की परिभाषा क्या कहती है, एंट्रोपी की परिभाषा से, एंट्रोपी की डेफिनेशन से हम लोग ये जानते हैं कि जो एंट्रोपी आती है ना, ds, एंट्रोपी में परिवर्तन। भाई अगर ऊष्मा बहुत अल्प है ना, d लगाया हुआ है आगे, अगर ऊष्मा बहुत अल्प है तो एंट्रोपी भी अल्प होगी। ठीक है, तो ds क्या हो जाएगा, यहाँ से dq अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, ds क्या हो जाएगा, dq अपॉन t। इस पूरी जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास आ रहा है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, dq की वैल्यू आ रही है। तो dq की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, NCV dt प्लस nRT अपॉन v इंटू dv, और इस पूरे के डिवाइड में कौन आ जाएगा, ये t आ जाएगा। तो अगर मैं आगे इसको लिखता हूं तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV dt अपॉन t प्लस nr, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय v इंटू dv। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, जनरल इक्वेशन, जिसके थ्रू हम लोग एंट्रोपी चेंज को निकाल सकते हैं। अब मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया है कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आदर्श गैस की अवस्था को चेंज करने वाले, यानी कि शुरुआत में अगर उसका टेम्परेचर T1 है तो T1 से हम उसके टेम्परेचर को कहाँ ले जा रहे हैं, T2 पे।
वॉल्यूम V1 से हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, V2 पे। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्रोपी की बात करूं, अगर एंट्रोपी भी S1 से कहाँ चली जाती है, S2। हालांकि ऐसा लिखना गलत है, हम S1 S2 नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट डेल्टा S लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रारंभिक अवस्था को मानूं कितना, T1, और अंतिम अवस्था को मानूं कितना, T2, टेम्परेचर के टर्म्स में, तो यहाँ T1 से लेके कहाँ तक, T2 तक इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, प्रारंभिक आयतन में मानूं V1 और अंतिम आयतन में मानूं V2, तो यहाँ V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे ds को, तो इंटीग्रेशन ds तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा S। ठीक है, अंतिम एंट्रोपी माइनस प्रारंभिक एंट्रोपी। हम एंट्रोपी में ऑलवेज क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ परिवर्तन, यानी कि ds का इंटीग्रेशन करते ही डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा S। ठीक है, n और cv क्या है, कांस्टेंट, बाहर ले लेते हैं ncv। अच्छा, dt अपॉन t। अच्छा, अगर आप इंटीग्रेशन dx अपॉन x करते हो तो क्या आता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आप इंटीग्रेशन dx अपॉन x करते हो ना, तो सीधे उसका इंटीग्रल कितना आ जाता है, लॉग नेचुरल ऑफ x, यानी कि x का नेचुरल लॉग। ठीक है, तो यहाँ dt अपॉन t कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t। और यहाँ हम लोगों ने लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली है, T1 से लेके T2 तक, फिर प्लस बीच में। अच्छा, NR तो कांस्टेंट है, तो NR मैंने बाहर ले लिया। dv अपॉन v, dv अपॉन v कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ v। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। और नेचुरल लॉग ऑफ v के लिए भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, v1 से लेके v2 तक, तो यहाँ v1 से लेके v2 तक लिमिट भी रख देता हूँ। तो यहाँ डेल्टा s जो है ना, डेल्टा s, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ncv। पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा log नेचुरल T2 माइनस, फिर हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो log नेचुरल ऑफ T1, फिर प्लस NR को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम अपर लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा, log नेचुरल ऑफ V2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट करते हैं तो log नेचुरल ऑफ V1। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV। अच्छा, log m माइनस log n, फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n। तो यहाँ पे log T2 माइनस log T1, ये क्या हो जाएगा, log T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस ये NR एज इट इज लिख दिया, फिर log V2 माइनस log V1, यानी कि log V2 डिवाइडेड बाय V1। तो ये जो है, ये एंट्रोपी परिवर्तन आया है किसी आदर्श गैस के लिए अवस्था परिवर्तन में। और अवस्था परिवर्तन में भी किसकी टर्म्स में आया है, ये आया है ताप T और आयतन V के टर्म्स में। अब ये जो परिवर्तन आया है ना, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ताप और दाब के पदों में एंट्रोपी परिवर्तन को परिभाषित करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ताप और आयतन के पदों में एंट्रोपी परिवर्तन निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ पे इस ताप, टेम्परेचर और दाब, प्रेशर के पदों में इस एंट्रोपी परिवर्तन को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो, फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि ताप और आयतन के पदों में एंट्रोपी परिवर्तन ये होता है। ठीक है, यदि हम आदर्श गैस की बात करें, आदर्श गैस के लिए क्या लिख सकते हो आप, आदर्श गैस के लिए, किसी आदर्श गैस के लिए आप क्या लिख सकते हो, P1 V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, NR T1, यही होगा। यदि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, N और R तो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अगर मैं अवस्था को P1 V1 T1 से P2 V2 T2 कर देता हूं, तो अब आप क्या लिख सकते हो, P2 V2 इज इक्वल्स टू NR T2। ये दो इक्वेशंस बन गई। क्या इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखते हैं। n से n तो कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से P1 V1 अपॉन P2 V2, इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, T1 अपॉन T2। ठीक है, यानी कि इधर लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं, यहां से V2 बाई V1 की वैल्यू निकालता हूं, V2 को उधर ले जाओ, V1 को डिवाइड में लाओ, और T2 को इधर लाओ, T1 को इधर लेके आओ, तो P1 ये T2 इधर आ जाएगा, T2, ठीक है, P2 डिवाइड में है और ये T1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू आ गई, अच्छा V2 को उधर ले जाते हैं, V2 V1 को इधर डिवाइड में लेके आते हैं, V2 बाई V1, ये V2 बाई V1 की वैल्यू आई है P1 T2 डिवाइडेड बाई P2 T1।
अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट करूंगा इस v2/v1 की जगह। ये जो v2/v1 है इसकी जगह में ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा देखते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पे एन सी वी एल एन T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस एन आर एल एन, ये हो जाएगा कितना P1/P2 मल्टीप्लाइड बाय T2/T1। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे। तो डेल्टा एस जो है ये क्या हो जाएगा एन सी वी एल एन T2/T1। अच्छा, इस पूरे को m मानो और इस पूरे को n मानो। P1/P2 को मैं क्या मान रहा हूँ m मान रहा हूँ, और T2/T1 को मैं क्या मान रहा हूँ n। तो log नेचुरल m इंटू n क्या होता है log m प्लस n। यहाँ लिख देता हूँ log के अंदर m इंटू n अगर आता है तो इसको आप लिख सकते हो log m प्लस log n। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, n और r तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, इसको लिखते हैं देखो log नेचुरल P1/P2 प्लस log नेचुरल T2/T1। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एन सी वी log नेचुरल T2/T1 प्लस एन आर को मल्टीप्लाई करें अंदर तो एन आर log नेचुरल P1/P2 प्लस एन आर log नेचुरल T2/T1। ठीक है, बड़ा डेरिवेशन है काफी, लेकिन ये डेरिवेशन आएगा तो मान के चलो 10 से 15 मार्क्स में ये डेरिवेशन आने वाला है। ठीक है, आदर्श गैस के लिए इसे पूछेगा डायरेक्ट, भाई आदर्श गैस के लिए आप अवस्था परिवर्तन में कितना एंट्रोपी परिवर्तन होगा, इस चीज को कैलकुलेट करके बताओ। अब वो आपसे पूछ सकता है कि ताप और आयतन के पदों में निकालो, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ताप और दाब के पदों में निकालो। तो ताप और आयतन के पदों में ये वाला फ्रैक्शन हम लोग, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अब इसका यूज करके हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं ताप और दाब के पदों में। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो डेल्टा एस जो है ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे T2/T1 है, यहाँ पे भी T2/T1 है लोग के अंदर, तो NCV और NR, यानी कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बाहर n है इसको कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा log नेचुरल T2/T1 भी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो log नेचुरल T2/T1 को भी मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा अंदर, अंदर बचा एक तो CV और एक बचा R। CV प्लस क्या हो जाएगा R हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा NR log नेचुरल P1/P2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी n log नेचुरल T2/T1। अच्छा, CV प्लस R, आपको एक रिलेशन पता होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या बोलता है कि Cp माइनस Cv क्या होता है, R होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। मेयर्स रिलेशन क्या बोलता है कि Cp माइनस Cv क्या होता है, R होता है। तो Cp क्या हो जाएगा, यहाँ से Cv को उधर ले जाते हैं, Cv प्लस R, और यहाँ पे यही तो आ रहा है Cv प्लस R, तो इस Cv प्लस R की जगह में Cp लिख देता हूँ। तो ये हो गया Cp प्लस NR, ये क्या हो जाएगा log नेचुरल P1/P2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो एंट्रोपी परिवर्तन आया है ना, ये एंट्रोपी परिवर्तन मेरा किस रूप में आ गया है, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में। देखो NCP log नेचुरल T2/T1 प्लस NR log नेचुरल P1/P2, ये जो एंट्रोपी परिवर्तन आया है ना, ये एंट्रोपी परिवर्तन यहाँ पे किसके पदों में आया है, टेम्परेचर और प्रेशर के पदों में।